नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर है इस वक्त हमारे पास। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र के बीड में मराठा समाज ने उग्र प्रदर्शन किया है मराठा आरक्षण को लेकर। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और पत्थरबाजी की है और जमकर की है। और इसी बीच कहा यह भी जा रहा है कि एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के घर पर भी तोड़फोड़ की गई है। एनसीपी के विधायक है प्रकाश सोलंके, जिनके घर पर तोड़फोड़ किए जाने की बड़ी बात सामने आ रही है। एक बार फिर से किस तरीके से आग यहाँ पर भड़क उठी है मराठा आरक्षण को लेकर, ये बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से सामने आ रही है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर हिंसक रूप किस तरीके से इस आंदोलन ने लिया है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड में मराठा समाज ने उग्र प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी वहां पर की और जमकर पत्थरबाजी की है, ये कहा जा रहा है। साथ में एनसीपी विधायक हैं प्रकाश सोलंके, जिसके घर पर भी तोड़फोड़ की बात सामने आ रही है। वही तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें तोड़फोड़ की आप देखिए कैसे पत्थरबाजी की गई एनसीपी के विधायक प्रकाश सोलंके के घर पर, और जबरदस्त बवाल बीड में मराठा आरक्षण को लेकर एमएलए के घर पर पत्थरबाजी। दोनों ही तस्वीरें एक्सक्लूसिवली इस वक्त आप देख पा रहे हैं एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर। नेताओं से नाराजगी है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मुद्दा जो है वो हिंसक प्रदर्शन का रूप ले रहा है। ये देखिए बीड में आगजनी की तस्वीरें, बीच रोड पर कैसे आगजनी हुई है वहां पर, और एमएलए जो एनसीपी के एमएलए उनके घर पर प्रदर्शनकारियों ने कैसे पत्थर चलाए हैं वो भी आप देख सकते हैं। और देखिए किस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी की जा रही है। मराठा आरक्षण की आग अब किस तरीके से हिंसक होती हुई आप देख रहे हैं। ये पीछे बहुत बड़ी संख्या में लोग इस तरीके से इकट्ठा होते हैं और एनसीपी विधायक बताए जा रहे हैं, उनके घर पर इस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। मराठा आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ, अभी तक ये मामला कागजी है, इस पर कोई हल नहीं निकला और इसीलिए ये इस तरीके से आग बबूला है। तीन तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। बीड में आगजनी कैसे हुई, एमएलए के घर पर पत्थरबाजी कैसे हुई और मराठा समाज का प्रदर्शन उग्र कैसे हो गया। ये तीनों ही तस्वीरें बयान कर रही हैं और तीनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रदर्शन पर और विस्तृत जानकारी हमको देने वाले हैं मृत्युंजय। क्या जानकारी आपके पास मृत्युंजय? देखिए, जिस प्रकार से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समाज ने ये दूसरा चरण शुरू किया हुआ है, खास करके जो मराठा आरक्षण का इस वक्त चेहरा बने हुए हैं मनोज जरंगे पाटिल, जिन्होंने जालना में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और पिछले आज 6वां दिन है उनके आमरण अनशन का। ऐसे पर ये जो मराठा समाज का प्रदर्शन है अब ये उग्र होता जा रहा है, न केवल जालना में बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों, तालुकाओं में, कस्बों में, बड़े शहरों में मराठा समाज के लोग अनशन पर बैठे हुए हैं मराठा आरक्षण की मांग को लेकर। पेच यहाँ पर फंसा हुआ है। सरकार और जो विपक्षी दल हैं ये सभी कह रहे हैं कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए और हम उसके पक्षधर हैं, लेकिन ये जो मामला है ये कोर्ट में लंबित है। इसके पहले भी साल 2016-17 में जब आंदोलन हुआ था, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठा समाज को 13% आरक्षण दिया था, लेकिन ये कोर्ट में आरक्षण टिका नहीं, क्योंकि वो 50% की जो सीमा थी वो सीमा पार हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा थी। इस बार एक बार फिर मराठा समाज आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है। बीते दिनों यही मनोज जरंगे पाटिल हैं जो जालना में अनशन पर बैठे हुए थे, वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। तब सरकार ने आश्वासन दिया था कि वो जल्द से जल्द इस पर कदम उठाकर मराठा समाज को आरक्षण देने का पहल करेंगे। मांग कर रहे हैं सभी लोग और इसीलिए इस तरीके से वो हिंसक हो चले हैं आज। अब सीएम महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जो दुर्दैवी घटनाएं घट रही है, इसे भी रोकने की आवश्यकता है। मराठा समाज के पिछले जब मोर्चे निकले थे, पिछले समय जब आरक्षण दिया था तो 58 मोर्चे निकले थे, लाखों लोग रास्ते पे आए थे, लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन देखा गया और उससे देश ने एक महसूस किया कि मराठा समाज एक शिस्तबद्ध पद्धति से एक शिस्तप्रिय समाज है। ये लॉ एंड ऑर्डर को भी बनाए रखने में बहुत ही मदद करने वाला है, ऐसा अनुभव है। और इसलिए अभी जो कुछ घटनाएं हो रही है इसका भी विचार मराठा समाज के लोगों ने करना चाहिए। एक दूसरी दिशा में ये आंदोलन जा रहा है। सरकार पूरी तरह से गंभीरता से इसमें काम कर रही है और हम लोग किसी को भी इस मामले में, मराठी में मैं कहूँगा की कोणाची फसवणूक, कुठल्याही समाजाची फसवणूक आम्ही करणार नाही।
और देखिए केरल धमाके पर इस वक्त की बड़ी खबर क्या है वो जल्दी से आपको दे दे। डोमिनिक मार्टिन का दुबई कनेक्शन सामने आया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुल मिलाकर जांच एजेंसियां डोमिनिक मार्टिन की कुंडली खंगालने में अब जुटी हुई हैं ताकि धमाके की इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। इसके लिए कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही हैं। अब पूरी तह तक जाने की कोशिश लगातार जांच एजेंसियां कर रही हैं। क्या आतंकी साजिश इसके पीछे हो सकता है, इसको लेकर भी जांच पड़ताल। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि डोमिनिक मार्टिन का दुबई कनेक्शन सामने आया। कुल मिलाकर के ये आप समझिए कि जांच एजेंसीज डोमिनिक मार्टिन की पूरी कुंडली खंगालने में जुटी है ताकि धमाके की असल वजह क्या रही, कौन इसके पीछे है, इस पूरी ही गुत्थी को सुलझाया जा सके। ये जांच एजेंसियों की कोशिश है और इसके लिए कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है। डोमिनिक मार्टिन के कहा यह जा रहा है, हालांकि उसने इसको कबूला, उसने कहा कि धमाका उसने किया, लेकिन जांच एजेंसियों को उसकी बातों पर यकीन नहीं है पूरी तरीके से और इसीलिए कहा यह जा रहा है इसकी तह तक जाने की कोशिश लगातार की जा रही है। पूरी की पूरी कुंडली इसकी खंगाली जा रही है। बिल्कुल, तो केरल ब्लास्ट का दुबई कनेक्शन क्या है, आइए आपको अब विस्तार से समझाते हैं क्या है इस ब्लास्ट का दुबई कनेक्शन। डोमिनिक मार्टिन ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने वाला, कल ही इसने सरेंडर किया और करीब 15 साल तक यह व्यक्ति दुबई में रहा है। तो यह है सबसे पहला दुबई कनेक्शन। डोमिनिक मार्टिन 15 साल तक दुबई में रहा, 2 महीने पहले ही दुबई से लौटा था। बिल्कुल, और इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने की जानकारी इसको थी। डोमिनिक मार्टिन के बारे में ये पूरी जानकारी है। इसने पूरी जिम्मेदारी ली है इस हादसे के पीछे की, इस ब्लास्ट के पीछे की, और कितनी सच्चाई इसकी बातों में है इसको जानने की कोशिश लगातार की जा रही है। खबर यह है कि 2 महीने पहले ही वो दुबई से लौटा था और 15 साल तक वो दुबई में रहा के 2 महीने पहले वहां से लौटा। इलेक्ट्रिक मैन के तौर पर ये काम करता था और साथ ही इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने की जानकारी इसके पास थी। ये जानकारी इसको लेकर है और इसका लगातार कनेक्शन दुबई वाला सामने आ रहा है। ये सारी जानकारी कोच्चि में मौजूद मेरे सहयोगी वरुण जैन ने पहुंचाई है। वो वहां पर लगातार पड़ताल भी कर रहे हैं और बड़ी खबर यह देखिए, केरल ब्लास्ट के आरोपी के घर से रिपोर्ट डोमिनिक मार्टिन के घर पहुंचा एबीपी न्यूज। पुलिस ने मार्टिन के परिवार से पूछताछ की, मार्टिन के मकान मालिक से भी पूछताछ वहां पर की गई है। मार्टिन के बारे में लगातार जानकारी जुटाई जा रही है और इसी बीच में डोमिनिक मार्टिन के घर पर एबीपी न्यूज पहुंचा के पुलिस ने मार्टिन के परिवार से पूछताछ की। परिवार के लोगों से वहां पर जानकारी जुटाने की कोशिश उनसे की जा रही है। कोच्चि कन्वेंशन सेंटर में हुए सीरियल ब्लास्ट का आरोपी डोमिनिक मार्टिन थम्मनम इलाके के इसी घर में पिछले करीब 5.5 साल से किराए पर रह रहा था। कल सुबह करीब 5 बजे के आसपास वो स्कूटी लेकर अपने घर से निकला था और उसके बाद वापस नहीं लौटा। इस घर के जो मालिक है वो बता रहे हैं कि करीब 2 साल पहले डोमिनिक मार्टिन दुबई चला गया था और करीब 2 महीने पहले ही वापस लौटा है, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी अभी भी इसी घर में रह रही थी। पत्नी उसकी हाउसवाइफ है जबकि बेटी एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। ज़्यादा किसी से डोमिनिक मार्टिन बात नहीं करता था। एनआईए की टीम भी यहाँ पर पड़ताल करने के लिए पहुंची थी कि आखिरकार किस तरीके से जो डोमिनिक मार्टिन है उसकी जो तार है वो आगे जुड़े हुए हैं। वो दुबई में जब जॉब कर रहा था किन किन लोगों के संपर्क में था। तो आप फिलहाल देख सकते हैं जो घर है वो लॉक्ड है और इस घटना के बाद से ही परिवार का कोई सदस्य बाहर निकलकर बात नहीं कर रहा है। तो फिलहाल जो डोमिनिक मार्टिन का जो दुबई कनेक्शन जो यहाँ पर आ रहा है वो भी इस मामले को बेहद संदिग्ध बना देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एजेंसीज को लगता है कि कोई एक शख्स अकेले इतने बड़े सीरियल ब्लास्ट को अंजाम नहीं दे सकता। क्या उसने पहले से रैकी करी हुई थी, कब से वो इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था? तो कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब जो अब जांच एजेंसीज है वो जानना चाहती। और केरल ब्लास्ट पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। डोमिनिक मार्टिन पर UAPA लगाया गया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जी। डोमिनिक मार्टिन पर UAPA लगाया गया, ये ताजा अपडेट इस वक्त की। डोमिनिक मार्टिन ने सरेंडर किया था, अब उस पर UAPA लगाया गया है। तो आप अंदर थे? यस, अंदर है। कैसे हुआ ये पूरा हादसा? ऐसा साउंड आया, आग आया, उतर मालूम, दूसरा कुछ मान नहीं। आवाज आने लगी चीखने चिल्लाने के लिए। हाँ, ये कितने बजे घटना है एग्जैक्टली? एक्जैक्टली 9:40। 9:40। बैग में मेरा फ़ोन है, बैग सब अंदर ही है। सब अंदर पड़ा हुआ है, तो उसको लेने आए हैं। तो आपका भी सामान अंदर पड़ा हुआ है? मेरा गाड़ी है। अरे गाड़ी अंदर है? कौन सा कार? कार। तो जो घटना हुई थी, जो ब्लास्ट हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? स्टेज के आसपास हुआ था या कहाँ हुआ था? स्टेज में एक 10 मीटर
डिस्टेंस है। तो आपके सामने ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट आपने देखा? देखो एंड वन ब्लास्ट एंड इन बिटवीन 1 मिनट 3 ब्लास्ट हुआ। 1 मिनट के अंदर 3 ब्लास्ट हो गए। ये अरुण जो यही कोच्चि के रहने वाले हैं, इनकी गाड़ी अंदर रखी हुई है। उनका साफ कहना है कि जब ये घटना हुई तो वो स्टेज से महज 4 मीटर की दूरी पर थे और स्टेज के सामने 1 मिनट के अंतराल में बैक टू बैक एक के बाद एक 3 हमले हुए, 3 धमाके हुए और उन 3 धमाकों से पूरा कन्वेंशन सेंटर दहल गया और सब बाहर आए। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तेलंगाना के सिद्दीपेट से है, वहां पर बीआरएस सांसद गोथा प्रभाकर रेड्डी पर जानलेवा हमला हुआ है। बीआरएस सांसद को चाकू मारा गया है। लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा है। सांसद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान उन पर चाकू से यह हमला किया गया। यह बड़ी खबर इस वक्त तेलंगाना के सिद्दीपेट से बीआरएस सांसद पर चाकू से हमला किया गया है, तब जबकि वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। यह बहुत बड़ी खबर। उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा है, लेकिन इस बीच में वहां पर मौजूद लोगों ने इस हमलावर को पकड़ा है और पकड़कर जमकर पीटा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए आप, सिद्दीपेट में यह हुआ, बीआरएस सांसद के साथ हुआ और उसके बाद लोगों ने जमकर पीटा इस हमलावर को पकड़कर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस हमले के दौरान की भी, और आप उसके बाद देखिए आरोपी की कैसे जमकर पिटाई की वहां पर मौजूद लोगों ने। सिद्दीपेट तेलंगाना की तस्वीर, बीआरएस सांसद को चाकू मारा गया। आशीष हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, इस हमले के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं और फिलहाल सांसद महोदय की स्थिति क्या है इस वक्त? जी देखिए, अगर हम हमले की बात करें तो गोथा प्रभाकर रेड्डी जो बीआरएस के दुबाक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट भी हैं, उम्मीदवार भी हैं, वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। दौलताबाद मंडल में उनका चुनाव प्रचार चल रहा था। वो अपने पक्ष में मतदाताओं के बीच जाकर वोट मांगने की अपील कर रहे थे, वोट इनके पक्ष में देने की अपील कर रहे थे। वहीं पर ये एक शख्स है जिसकी पहचान राजू के नाम से हुई है, जो कथित तौर पे स्थानीय कांग्रेस का कार्यकर्ता है। उसने कथित तौर पर एमपी के ऊपर हमला किया। एमपी के पेट में चोट आई है और उसके तुरंत बाद एमपी के समर्थकों ने जहां गोथा प्रभाकर रेड्डी को हॉस्पिटल की तरफ भेजा, वहीं अन्य समर्थकों ने इस शख्स की जमकर पिटाई की। उसको पुलिस ने बामुश्किल छुड़ाया है, अब उसको कस्टडी में ले लिया गया। प्रभाकर रेड्डी को बिल्कुल ठीक है आशीष, ठीक है, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। चुनाव प्रचार के दौरान उन पर ही हमला हुआ, आशीष जानकारी दे रहे थे। अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नामांकन दाखिल कर दिया है, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आज देखिए ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की है, थोड़ी देर पहले की। नामांकन दाखिल किया, पर्चा भरा, ये उस वक्त की तस्वीर है। चुनाव से पर और नामांकन का आखिरी दिन। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की तस्वीर दुर्ग से ये आप देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। नामांकन पर्चा भरा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने। तस्वीरें दुर्ग की, जहां से वो चुनाव मैदान में हैं और वहां पर जाके उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। उनके जो प्रस्तावक हैं वो भी वहां पर उनके साथ। और अब खबर एमपी से, जहां थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बुधनी सीट से नामांकन भर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और उससे पहले एबीपी न्यूज से बोले हैं शिवराज, मुझे सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी गई है और इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये बयान एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज को दिया शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि थोड़ी देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे बुधनी सीट पर, जहां से वो चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ हैं। आज वो नामांकन भरने जा रहे हैं। सर, 6वीं बार बुधनी से, कितना खास है बुधनी? वैसे 6वीं बार नहीं, ये 11वीं बार है। बुधनी से मतलब 5 में लोकसभा के चुनाव भी लड़ा तो बुधनी उसमें शामिल थी और हमेशा बुधनी की जनता ने प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दिया। देखो, सचमुच में एक परिवार है। आप अगर कल यात्रा में होते या देखते तो यहाँ कोई जनता और नेता नहीं है, यहाँ हम सब परिवार के सदस्य हैं। बड़ी चुनौती है, 4थी बार मुख्यमंत्री का अपना कार्यकाल पूरा किया है और फिर अब चुनाव में जा रहे हैं। मैं चुनौती तो कभी सोचता ही नहीं हूँ, मैं तो काम करता हूँ और मस्त रहता हूँ। कोई चुनौती नहीं है। जो अच्छे मन से काम करता है, सबको प्यार करता है, क्योंकि मैं नेता हूँ ही नहीं, मैं तो भैया हूँ, मामा हूँ, मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। तो मुझे उनको देख के आनंद आता है, वो मुझे देख के आनंदित होते हैं। इसलिए चुनौती कुछ मानते नहीं, अपना काम करते रहते हैं। की बार फिर शिवराज सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और वो मिशन है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का।
हम उस मिशन के एक अंग हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए ही, और वो हम बना के रहेंगे। एक आखिरी सवाल कि हम लोग बहुत घूमे फिरे हैं अभी भी, पर मध्य प्रदेश के मन में तो शिवराज जी लोग कहते हैं। देखिए मध्य प्रदेश देखिए मोदी जी प्रदेश के मन में भी है, देश के मन में भी है, और दुनिया के मन में भी है। एक असाधारण व्यक्तित्व और एक महामानव, एक ऐसे राजनेता जिनका दुनिया में आदर है और देश जिनको प्रेम करता है। मध्य प्रदेश की जनता की मैंने कहा कि हमने नेता के रूप में नहीं, मैंने परिवार के सदस्य के नाते हमने सेवा की है, तो हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, शुद्ध विशुद्ध प्रेम है। कितनी सीटें लेके आ रहे हैं सर बीजेपी? अब तक का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। आज सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, और इसलिए हम भारी विजय प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। उन्होंने एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का दावा किया है।